फिर आता है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि फैकल्टेटिव फॉर द एक्शन। इसमें 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो ये हर्मिट क्रेव एंड सी एनीमोन, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में आ चुका है साहब, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं टेंटाकल वाला, तो ये क्या है, तो ये तो सी एनीमोन है साहब। और ये जो आप देख रहे हैं ये केकड़ा है साहब, ये हर्मिट क्रेव, साधु केकड़ा। तो केकड़ा जो है पहचान में नहीं आता। यहाँ ये जो क्रेब होता है, अच्छा मैं फिर एक बार याद दिला दूं बच्चों की, एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ क्रेब हैव द प्रोटोकॉपरेशन विद अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ सी एनीमोन। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एमएससी में हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ प्रजातियों के नाम, ये फलानी स्पीसीज ऑफ सी एनीमोन, और ये होता है साहब इस क्रेब की स्पीसीज के साथ, ठीक है ना। ये तो कॉमन नाम बोल दिया हमने, क्रेब, सी एनीमोन, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, ये याद रखिए। और ये बहुत ही जबरदस्त है, ये मतलब कोई इवोल्यूशन होता है इसलिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही होती है। यहाँ फायदा दोनों का हो रहा है। सी एनीमोन सीडेंटरी होता है, ससाइल होता है, तो ये चलना फिरना पसंद नहीं करता, तो ये इसके जो शेल है, क्रेब का जो शेल है इसके साथ जो है ये चिपक जाता है साहब। और क्रेब चल रहा है तो ये भी इसको रास्ते में कुछ खाने वाने को मिल जाता है साहब। और क्रेब का बेनिफिट क्या है कि ये इसके प्रेडेटर्स को पहचान नहीं पाते साहब, है ना। ये देखो आप, छल कर लिया इसने भी सी एनीमोन के साथ जुड़ करके, तो अपने प्रेडेटर से बच जाता है साहब, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है साहब। अच्छा, साथ है तब भी काम चलता है, नहीं है तब भी काम चलता है, इसलिए प्रोटोकॉपरेशन में रखा। एक बार नीट में सवाल आ गया भाई साहब, आपके उसमें मिल जाएगा, और पूछते हैं अक्सर आप ये हर्मिट क्रेव एंड सी एनीमोन जो किसका एग्जाम्पल है। तो उसमें एक तो ऑप्शन था, उसको प्रोटोकॉपरेशन तो ऑपरेशन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं प्रोटोकॉपरेशन। उसमें एक तो ऑप्शन था कॉमनसेलिज्म, उसमें एक ऑप्शन था पैरासिटिज्म, एक ऑप्शन था सिम्बायोसिस, और एक और कुछ था। कॉमनसेलिज्म था, पैरासिटिज्म था, सिम्बायोसिस था, और एक और कुछ ऑप्शन था। तो लोगों ने इसका आंसर कॉमनसेलिज्म लगाया था, लेकिन मैं इसका आंसर लगाता हूँ सिम्बायोसिस। मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ सिम्बायोसिस की भी कर लेना चाहता हूँ बच्चों। मैंने आपको बताया ओडम के अकॉर्डिंग जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप देखिए कि इस चैप्टर में कहीं भी आपको सिम्बायोसिस शब्द ही नहीं मिलेगा, कहीं भी सिम्बायोसिस शब्द। लेकिन सिम्बायोसिस एक शब्द है इकोलॉजी का, और सिम्बायोसिस एक बड़ा शब्द है। ओडम ने तो डिस्कार्ड किया, उन्होंने शब्द को कम्युनिटी इंटरेक्शन में रखा ही नहीं, ठीक है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि व्हेन टू स्पीसीज लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जब कोई दो प्रजातियां एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें, तो दैट इज कॉल्ड ए सिम्बायोसिस। अब इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। एक चीज समझ लो आप, जैसे जब मैं इस डेफिनेशन पर जाता हूं कि व्हेन द टू स्पीसीज लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज सिम्बायोसिस, तो इसमें म्यूचुअलिज्म भी आ जाता है, इसमें प्रोटोकॉपरेशन भी आ जाता है, इसमें कॉमनसेलिज्म भी आ जाता है, इवन इसमें पैरासिटिज्म भी आ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, होस्ट और पैरासाइट लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन दिखाते हैं एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहते हैं। इस डेफिनेशन में पैरासिटिज्म इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सिम्बायोसिस। और एक डेफिनेशन ये है कि सिम्बायोसिस में उसी को रखा जाए जहां दोनों का बेनिफिट हो, जहां दोनों का बेनिफिट हो, जैसे म्यूचुअलिज्म, जैसे प्रोटोकॉपरेशन, तो ये दोनों सिम्बायोसिस में आ जाते हैं। अब आप सोच के देखो यार, ऑप्शन में सिम्बायोसिस दिया हुआ है, कॉमनसेलिज्म दिया हुआ है, पूछ रहा है सी एनीमोन हर्बिट क्रेब, तो क्या ज़्यादा सही होना चाहिए? आप किसी भी डेफिनेशन चले जाओ, मतलब कॉमनसेलिज्म से तो ज़्यादा ही सही है ये सिम्बायोसिस। क्योंकि आप जब सिम्बायोसिस की डेफिनेशन के दोनों का बेनिफिट हो, तो उसमें प्रोटोकॉपरेशन आ जाता है। सिम्बायोसिस की डेफिनेशन के साथ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, तो भी आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो कॉमनसेलिज्म से तो ज़्यादा अच्छा ही है ना सिम्बायोसिस। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मैं आप देखना किताबों में, कोचिंगों के मॉड्यूलों में, तो आपको वहाँ आंसर कॉमनसेलिज्म मिलेगा, लेकिन उसका सही आंसर, और मैंने कहा ना आपको कि 2015 के पहले कोई आंसर की आदत ही नहीं थी। आजकल तो भाई साहब चलो कम से कम ये पारदर्शिता तो है कि वो आंसर की दे रहे हैं। अब तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो दे दो भैया, समझ रहे हैं? तो कम से कम ये पारदर्शिता तो है यार, हमारे सामने एक ये चीज़ तो आ गई ना कि अब दोबारा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या लगाना है। कम से कम एटलीस्ट ये पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। और उसके पहले हमारे ज़माने में तो भाई साहब न पेपर मिलता था, न पेपर मिलता था। ये तो पेपर तो 2010 के बाद, 11 के बाद मिलना शुरू हुआ है, 12 के बाद, 15 के बाद। न तो पेपर मिलता था, न आंसर की मिलती थी। बताओ आप क्या चैलेंज करे, क्या दान लिए, क्या कुछ।
खैर चलिए आ जाइए इधर। तो ये उदाहरण एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए, ये प्रोटोकॉपरेशन में आता है। राइनो एंड टिकबर्ड, ये देख सकते हैं हम, गेंडे के शरीर के ऊपर मिलती है चिड़िया, और ये जो चिड़िया होती है भाई साहब, ये चिड़िया इसके शरीर पर बैठ करके जो है ये कीड़े मकोड़ों को, इसके शरीर पर जो पैरासाइट्स वगैरह होती है उनको खाती रहती हैं साहब। चिड़िया को खाने को मिल जाता है, गेंडे को अपने पैरासाइट से मुक्ति मिल जाती है, तो ये भी प्रोटोकॉपरेशन में है। साथ में तब भी काम चल रहा है, नहीं तब भी काम चल रहा है ना। क्रोकोडाइल एंड बर्ड, ये देखिए आप, बड़ा ही सुंदर दृश्य है ना। क्रोकोडाइल शिकार करने के बाद ऐसे मुंह फाड़ के बैठ जाता है, चिड़िया मुंह में घुस जाती है इसके। और ये फिर मैं एक बार याद दिला दूंगा, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड ही जो है, इस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल का कोई दूसरी प्रजाति की चिड़िया ने आज तक हिम्मत नहीं की कि इस क्रोकोडाइल के मुंडे में जो है वो चल जाए, और अगर दूसरी चिड़िया आ जाए ना तो ये खा भी जाएगा उसको। यही दोस्ती, यही प्यार है भाई साहब, यही कोएवोल्यूशन है। ये पहचानते हैं एक दूसरे को, इसको खाने को मिल रहा है और इसका जो है ये दंतमंजन चल रहा है आप कह सकते हैं, या यूँ कहें कि जो मांस वास इसके इधर उधर फंसा हुआ है तो वो उसको खा जाती है सब चिड़िया, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रोटोकॉपरेशन हो गया। फिर आता है कॉमन सेलिज्म। तो कॉमन सेलिज्म में जो है +0 का इंटरेक्शन है, एक का फिटनेस इंक्रीज होगा, एक का फिटनेस अनअफेक्टेड होगा, है ना। और इसमें कई तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे एपीजोन्स। एपीजोन का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल के शरीर के ऊपर हैं, जैसे शार्क एंड, अच्छा ये भी नहीं है एनसीईआरटी में। अच्छा दो तरह की मछलियां चलती हैं शार्क के साथ, एक तो होता है शार्क एंड पायलट फिश, और एक होता है शार्क एंड सकर फिश। और पायलट फिश में सकर फिश में अंतर है, पायलट फिश तो साथ साथ चलती है, देख रहे हैं आप फोटो, ये धारी वाली छोटी जो मछली है ये पायलट फिश है, और ये ऐसा उसके साथ साथ चलती है, ऐसा लग रहा है इसका फिन है तो गाइड कर रही है इसलिए इसको पायलट फिश कह दिया। सकर फिश जो होती है ना, सकर फिश तो भाई साहब इसके शरीर पर चिपक करके रहती है, उसके बाद उसके हेड पर एक सक्शन का स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी हेल्प से वो इस पर ऐसे चिपक करके रहती है सब, तो ये सकर फिश होती है। अच्छा और बताऊं मैं आपको, कुछ किताबों में आपको ये शार्क एंड सकर फिश का जो इंटरेक्शन है इसको म्यूचुअलिज्म में भी लिखा हुआ है। अंतर तो समझ रहे हो ना, पायलट फिश और सकर फिश में, पायलट फिश तो उसके साथ साथ चलती है, बॉडी चिपकती नहीं है। फायदा किसका हो रहा है, प्लस किसका है, पायलट फिश का। क्यों, शार्क अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रेडेटर है, तो पायलट फिश के साथ चलती तो बच जाती है अपने प्रेडेटर से। अच्छा, शार्क कभी भी इस पायलट फिश को हार्म नहीं करती, वही बात, वही दोस्ती, वही प्यार, वही कोएवोल्यूशन। जबकि शार्क को इस पायलट फिश का ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान, ठीक है। सकर फिश के साथ जो शार्क का इंटरेक्शन है, पहली बार सकर फिश क्यों कहते हैं, सक्शन की स्ट्रक्चर होती है जिससे उसकी बॉडी पे चिपक जाती है, चिपकी रहती है, तो उसके शरीर पे जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं तो उनको भी ये सकर फिश खा लेती है। और इसलिए शार्क एंड सकर फिश को कई जगह पर प्रोटोकॉपरेशन या म्यूचुअलिज्म में भी लिखा हुआ है, पर ज़्यादा सही तो वो कॉमन सेलिज्म में ही है। एक आप जानते हैं क्लान फिश एंड सी एनीमोन। ये जो सी एनीमोन होता है भाई साहब, इस सी एनीमोन के टेंटाकल्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी रंग बिरंगी मछली रहती है, एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी मछली रहती है, बहुत ही खूबसूरत, ऐसे धारियां धारियां से होती है साहब, और इसको बोलते हैं क्लाउन फिश। क्लाउन फिश। फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ क्लाउन फिश इनहेबिट्स द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ सी एनीमोन, है ना। मतलब वही एक्स प्रजाति के क्लाउन फिश है, ए प्रजाति का सी एनीमोन है, तो ये ए प्रजाति का सी एनीमोन इस एक्स प्रजाति की कॉमनसल पार्टनर क्लाउन फिश को कभी हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इस एक्स प्रजाति के सी एनीमोन के पास कोई बी प्रजाति की क्लाउन फिश आ जाए तो उसको हार्म करेगा। ये टेंटाकल पॉइजनस होते हैं इसके, लेकिन ये कभी भी अपने टेंटाकल्स को इस अपनी कॉमनसल पार्टनर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बड़ी मजेदार चीज है भाई साहब, ये बड़ी मजेदार चीज है। और इस क्लाउन फिश का फायदा क्या होता है, एक तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, प्रेडेटर से बची रहती है, दूसरे से खाने को मिल जाता है। वो एक वो पता नहीं कौन सी एक मूवी भी है शायद इस पर, वो एक बच्चों ने भेजा था पहले, एक मूवी भी है जिसमें ये कैरेक्टर है, ये मछली वाला है ना, कोई कार्टून मूवी है शायद कोई, तो उसमें भी है ये क्लाउन फिश, ठीक है ना। चलिए, तो सी एनीमोन का तो 0 है और इस क्लाउन फिश का जो है वो प्लस है। हाँ ये देखो, फाइंड इन नेमो ये देखो सबको याद है भाई साहब, नेमो बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा बहुत अच्छा है, मैंने नहीं देखा है यार, ये तो बच्चे ही बताते रहते हैं हमको तो साहब, मैंने नहीं देखा है। चलिए साहब, तो ये आता है उसमें। अरे भाई साहब, उसको कैसे पता चलता है कि कौन सी स्पीसीज की क्लाउन फिश है? हाँ भाई साहब, निवित कुमार जी आपके साथ कोई बार बार आता हो, रहता हो, साथ रहता हो, तो तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा, है ना? तो इतना तो, ये तो एनिमल है भाई साहब, ठीक है ना? तो सब पहचान लेते हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप उनको पहचान सकते हो, वो आपको पहचान सकते हैं, है ना? मतलब ये तो मैंने एक ऐसे गाने की लाइन गा दी, वो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब सिर्फ यही नहीं होता तेरी खुशबू से बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये तो अरे, तो ये तो यार हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, मतलब कोई इवोल्यूशन है तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं साहब। ठीक है ना? रंग होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, पैटर्न होता है, धारियां होती हैं, तो वो पहचान लेते हैं कि ये